गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और आज का क्लास जो है दोस्तों इतिहास से संबंधित है। इतिहास का इंट्रोडक्शन पूरे का पूरे सिलेबस पर बात करना है आज दोस्तों। आज इतिहास का पहला क्लास जो होगा इस चैनल पे, जो पूरे इंट्रोडक्शन था, कौन कौन सा सब्जेक्ट पर हमको डिस्कशन करना था उसके बारे में बताया था। आज इतिहास का पहला क्लास होगा तो उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का मुझे एक छोटा सा परिचय देना है क्योंकि इतिहास तो काफ़ी बड़ा है दोस्तों। तो पहले हम इतिहास को समझ लेंगे, इस पर फिर इतिहास का मैं वर्गीकरण करूँगा, क्लासिफिकेशन करूँगा और इसके बाद फिर क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना उसके बारे में जानकारी दे देना है। इसके बाद फिर अगला क्लास 1 बाय 1 हर एक टॉपिक पर डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले आइए दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का परिचय। एक झलक देखते हैं इतिहास होता क्या है। तो इतिहास की परिभाषा मैंने सबसे पहले यहाँ दिया। ऐसे इतिहास का परिभाषा 3-4 है, मगर जो हम लोग को एक बातचीत के रूप में चलते रहता है वो है अतीत। अतीत मतलब होता है भूतकाल, जो आज से या अभी से जो भी घटना पीछे घट चुकी है उसको कहा गया अतीत। तो अतीत की घटनाओं का क्रमिक अध्ययन, यहाँ एक टर्म बहुत बहुत अच्छा टर्म है, क्रमिक अध्ययन होना चाहिए। तो अतीत की घटनाओं का क्रमिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। दूसरा पॉइंट, इसी के बारे में कुछ और जानते हैं। इतिहास एक अतीत की घटना नहीं है छोटो, अतीत की केवल घटना न होकर या वर्तमान में सीख लेकर अच्छे भविष्य के लिए भी उपयोगी है। इतिहास एक ऐसा चीज है, जैसे मान ली कोई भूतकाल में कोई घटना घट चुका है तो उस भूतकाल की घटना को हम अभी वर्तमान में इस चीज को समझेंगे और अच्छे भविष्य यानी आने वाले समय के लिए हम लोग इसको उपयोग करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कहीं ना कहीं भूतकाल में मैंने कुछ गलती किया तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम गलत आया, तो उसके लिए भविष्य में इस परिणाम गलत ना हो, उस इतिहास को वर्तमान में क्या करेंगे, सीखेंगे कि मैंने क्या गलती किया, उसको गलती नहीं करना है। और आगे आने वाला जो समय होगा, जैसे भविष्य का फ्यूचर, उसके लिए हम उपयोगी करेंगे। ये भी इतिहास एक समझ देती है हमको। तो इसलिए इस दोनों पॉइंट को थोड़ा आप इतिहास के बारे में मैंने थोड़ा बताया। अब आइए इतिहास का जनक के बारे में जानेंगे। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना गया है, जो यूनान ग्रीक का रहने वाला था। इन्होंने एक पुस्तक की रचना किया था आयनिक भाषा में, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्टोरिका की रचना किसने किया था, हेरोडोटस। एक क्वेश्चन ये हो गया दोस्तों। कभी कभी ये भी पूछा था इतिहास का जनक किसे माना गया, हेरोडोटस। कहाँ का रहने वाला था, तो यूनान ग्रीक का रहने वाला था। ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आइए देखिए, एक यहाँ से मैं एक लिख दिया है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किया था, किसने किया था, हेरोडोटस। कभी कभी पूछा जाता है हेरोडोटस की रचना किस भाषा में क्या गया था, आयोनिक भाषा। क्योंकि यह यूनान का रहने वाला था तो यूनान का जो वहाँ की भाषा है आयोनिक भाषा है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, पूरे अध्ययन को, पूरे इतिहास को हम लोग अध्ययन के लिए, पूरे इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग क्या किया, इसको विभिन्न भागों में बांट दिया। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, पहला टर्म आ जाती है, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर हम लोग इसको 1 बाय 1 बांटेंगे। तो सबसे पहले में प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल, जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं हो, जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं हो दोस्तों, उसको कहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो, जैसे पाषाण काल। पाषाण काल मतलब पत्थर युग, स्टोन एज। इस काल में अभी तक जितने भी इसकी खुदाई हुई है, जितना भी स्रोत मिला है, जितना भी पुरातत्व विभाग के द्वारा साक्ष्य मिला है, कहीं भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। वो हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में स्रोत यानी साक्ष्य, जैसे कोई वस्तु मिला, कोई गुफा मिला, उसके आधार पे हम लोग क्या किए, पाषाण काल को हम लोग समझते हैं। ठीक है, पाषाण काल हमारा पूछा जाता है, पाषाण काल किस काल का भाग है, तो कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। उसको मैंने अध्ययन के लिए फिर 3 भाग में बांटा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। 30 लाख बीसी से 8000 बीसी, 8000 बीसी से 4000 बीसी और नव पाषाण का 4000 बीसी से 2500 बीसी। ये घटना है, मैं इसको काफी डिटेल्स में बताऊंगा। मैं अभी सिर्फ प्रागैतिहासिक काल बताया। फिर आद ऐतिहासिक, आद मतलब आधा होता है। लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हुआ होगा दोस्तों, मगर अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। यहाँ पर थोड़ा आप लोग देखेंगे, इस टर्म लाइट का फ्लैशिंग हो रहा है इसलिए यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, कुछ लिखा नहीं हुआ है।
तो आदि ऐतिहासिक काल क्या होगा, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे बहुत सारा टर्म है, जैसे आदि ऐतिहासिक पास सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोस्तों इसको कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार की हमारा आदि ऐतिहासिक बार बार पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता किस तरह की काल है, तो आदि ऐतिहासिक काल। वैदिक सभ्यता में भी कुछ कुछ ऐसा चीज अभी तक मिला है जिसको हम लोग पढ़ा नहीं गया है, मगर हम लोग इसको क्या करेंगे, कभी कभी कोई कोई बुक क्या करता है वैदिक सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रख दिया जाता है दोस्तों, तो इस चीज को ख्याल रखेंगे। अब आइए ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा भी गया हो तो उस काल को हम लोग कहेंगे ऐतिहासिक काल, जो कि देखते होंगे वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, आगे आएंगे हम लोग तो दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ है, ये सब जितने भी है इस सब का तो लिखित है, उसको पढ़ते भी है और बहुत सा स्रोत भी है और उससे मिलाते भी है, तो एकदम पूरा का पूरा। तो हम लोग क्या सकते हैं इस जितने भी हम लोग यहाँ पर काफी डिटेल्स करेंगे, यही मेन इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक काल में। अब आइए दोस्तों, ये तो मैंने क्या किया, इतिहास को कालखंड साक्ष्य के आधार पर मैंने 3 भाग में बांट दिया दोस्तों। बट अब हम लोग भारत के इतिहास को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। उसको भी मैंने क्या किया, अध्ययन की सुविधा के अनुसार प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 टर्म में माना गया है। तो इतिहासकार ने ऐसा कुछ नहीं, ये लोग क्या किया, हम बच्चे लोग को या हम लोग को एक अध्ययन अच्छा मिले, अध्ययन समझ में आए, तो इसलिए इसको 3 भाग में बांट दिया गया। मगर इतिहासकार ने इसको 2 रूप में बांट के दिखाया, एक कालखंड समय के आधार पे और दूसरा संस्कृति धर्म के आधार पे। तो कालखंड माना गया प्राचीन भारत का इतिहास जो है 30 लाख बीसी से 712 एडी, यानी 30 लाख पुराना हमारा इतिहास है और अभी तक है। तो 30 लाख से माना गया, 30 लाख बीसी से 712 एडी, इस बीच का जो भी घटना घटा है ना वो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत रख दिया गया दोस्तों। मगर 712 एडी से लेकर 1707 एडी के बीच में जो भी घटना घटा है दोस्तों वो मध्यकालीन भारत के इतिहास में रख दिया गया है। और दोस्तों कभी कभी कोई 1498 माना जाता है और 1707 के बीच में 1947 या 1950 के बीच में जो भी घटना घटता है ना दोस्तों उसको आधुनिक भारत के इतिहास में रख दिया जाता है। अब क्यों इसी को क्यों माना गया और इसी को क्यों माना गया, इसको शुरुआत इससे क्यों किया गया, ये सारी बात हम करते हैं, देखिए आप खाली गौर से। तो सांस्कृतिक आधार पर यदि हम बात करें तो प्राचीन भारत का जितने भी शासक हुआ है ना वो हिंदू धर्म से ही संबंधित हुआ, मैक्सिमम शासक। इसलिए सनातन धर्म या हिंदू धर्म का इसको बोध किया गया प्राचीन इतिहास का, यानी प्राचीन इतिहास में हमारे जितने भी भारत में शासक बने हैं टोटल का टोटल लगभग मैक्सिमम हिंदू धर्म से आते थे, इसलिए प्राचीन भारत को इतिहास को सनातन धर्म के हिस्से जोड़ दिया गया। मगर मध्यकालीन भारत का इतिहास दोस्तों ना जब देखेंगे ना तो इसमें इस्लाम का उदय हो जाता है भारत में, और वहां से हम लोग शुरुआत कर देते हैं इस्लाम धर्म के आधार पर हम लोग इसको बांटे हैं। और आधुनिक भारत का इतिहास दोस्तों ना ईसाई धर्म पर आधारित है, क्योंकि 1498 ईस्वी के बाद 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो थे ना पुर्तगाल के, वो यहाँ पर भारत में आगमन करता है और धीरे धीरे वहीं से शुरुआत माना जाता है ईसाई धर्म का, हम लोग को भारत में शुरुआत हो जाती है। बाद में कहीं ना कहीं हमारे भारत पे राजनीतिक सत्ता को हथिया लेता है, बट शुरुआत मानी जाती है 1498। बट वास्तविक रूप से देखा जाए तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होता है दोस्तों, तो वहां से वास्तविक रूप से हमारे भारत में धीरे धीरे अंग्रेजों लोग ने राजनीतिक सत्ता को तो नहीं हथियाता, मगर कहीं ना कहीं इसका हस्तक्षेप शुरुआत हो जाती है। और 1947 जब भारत स्वतंत्र होती है या 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू होता है तब तक वो आधुनिक भारत का इतिहास माना गया है। यहाँ 2 टर्म है दोस्तों, 30 लाख बीसी से 712 एडी तक ही भारत प्राचीन इतिहास को क्यों माना गया। तो देखिए इसके पीछे ये है, 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम एक इस्लाम धर्म के प्रचारक के रूप थे, वो क्या किए, भारत पर आक्रमण कर दिए। कैसे, कहां से, तो देखिए ये हमारा भारत है, ये पाकिस्तान क्षेत्र है दोस्तों अभी वर्तमान में। बट इस समय की बात किया जाए तो पूरे भारत का क्षेत्रफल इधर अफगानिस्तान तक छिड़ा हुआ था, इधर बांग्लादेश है, काफी लंबा चौड़ा था। बट तो ये लोग क्या किया, अरब से मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में यहाँ एक सिंध प्रदेश था उस पर आक्रमण कर देता और विजय कर लेता है। तो 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और सिंध को जीत लिया, और इसी के साथ भारत में इस्लाम का उदय हुआ। इसलिए 30 लाख बीसी से 712 एडी तो प्राचीन, जो ही 712 एडी से इस्लाम का उदय हो जाता है
और 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाता है। तो जो ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो माना जाता है इस्लाम धर्म का अब पतन शुरुआत हो जाती है, अब खत्म होने की कगार पे होती है। और ईसाई धर्म दैट मीन्स जितने भी यूरोपियन कंपनी था वो हमारे भारत में आगमन हो जाती है कहीं न कहीं रूप से। तो आइए 1498 एडी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत में कालीकट केरल पहुंचा हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। सो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। भारत की यात्रा कब किया था, 1498 में किया था। कहाँ किया था, तो कालीकट केरल में किया था। वहां का राजा एक जमूरी था, उसने जमूरी, याद रखिएगा नाम, राजा का नाम, ये कालीकट केरल का था। उसने पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा को काफी स्वागत किया था, उनको एक प्रकार के मेहमान के रूप में जो स्वागत होता है वो स्वागत किए हुए थे। चलिए फिर हम लोग करते हैं आगे की बात। हम लोग आपका सिलेबस देख लेते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, और आधुनिक भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। तो सबसे पहले प्राचीन की बात करूं तो पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का भी दो भाग बांटेंगे, ऋग्वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, इसकी कालखंड को भी एक कालखंड को भी, अगला पॉइंट जो मेरा अगला टॉपिक होगा दोस्तों वो कालखंड पे होगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कब किसका समय था कब नहीं था, उससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बाहर निकल जाती है। तो अगला जो मेरा क्लास होगा पूरे इतिहास का, किस समय से किस समय तक, किस शासन काल का, किस शासन का, किस राजा का, किस साम्राज्य का, किस वंश का शासन था, उसके बारे में हमारा अगला टॉपिक होगा। गौर से देखेंगे, बहुत जल्दी मैं यूट्यूब पे अगला टॉपिक इतिहास से संबंधित मैं डालूंगा। आप लोग बने रहिए। सबसे पहले मैं बीच बीच में कह देता हूँ तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए। इससे मुझे क्या होगा, सो नहीं अच्छा लगेगा और मुझे पता चलेगा, सो नहीं कम से कम इस वीडियो का बहुत सा बच्चे फायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों, तो वैदिक सभ्यता, फिर महाजनपद काल, पूरे भारत के जब मगध साम्राज्य से पहले हमारा 16, जिस तरह से अभी हमारा भारत 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित राज्य में विभाजित है, उसी तरह से एक कालखंड था 600 बीसी के आसपास था, 600 बीसी की बात बोल रहे हैं। उसमें मेरा भारत पूरे 16 महाजनपद, एक प्रकार की राज्य समझ लीजिए, वो कालखंड में बांटा हुआ था। उसके बारे में 1 बाय 1 करेंगे। इस बार मगध साम्राज्य हो जाती है, इसके खत्म होने के बाद मगध एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य 16 महाजनपद को विजय करके एक बन जाती है। फिर मौर्य साम्राज्य होता है, इसके बाद गुप्त साम्राज्य होती है, इसके बाद हर्षवर्धन काल आएगा, राजपूत काल आएगा। फिर दक्षिण भारत में हम लोग पढ़ेंगे चोल साम्राज्य, चालुक्य साम्राज्य, ढेर सारा हम लोग को देखना है प्राचीन में। जब मध्य की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत हम लोग जानते हैं, मुगल वंश, इसमें भी 5 शासक होगा, इसमें भी ढेर सारा राजा है, जैसे आप शाहजहां, बाबर, शाहजहां, अकबर आएगा, इसके बाद हुमायूं आएगा, शाहजहां आएगा, ढेर सारा है। हुमायूं तो बाबर के बाद आता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ढेर सारा राजा आएगा। उसको एक एक करेंगे, उसकी क्या विशेषता है, उसने क्या आर्थिक दृष्टिकोण से भारत में क्या किया, सामाजिक दृष्टिकोण से भारत में क्या किया, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से क्या किया, सारी बात एक एक करके हर एक वंश में हर एक राजाओं का पढ़ना है। वहां से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बाहर निकलेगा। अभी तो मेरा शुरुआत है दोस्तों, देखिए आगे क्या होता है। फिर दक्षिण भारत में हम लोग दक्कन क्षेत्र भारत के मिडिल क्षेत्र में बोला जाता है। चलो इसमें विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे, बहमनी साम्राज्य की बात करूंगा। फिर दक्षिण भारत की ओर जब आएंगे, दक्षिण भारत में जैसे हो गया अभी वर्तमान में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, इस सब क्षेत्र की बात करूंगा। तो मध्य भारत में चेर वंश था, वारंगल का काकतीय वंश था, इसके बारे में भी 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। हर एक टॉपिक का कहने 1 से 2 घंटा का लेक्चर होगा दोस्तों। फिर हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में भी काफी इंपॉर्टेंट है। यदि इतिहास की बात किया जाए तो अभी का जो ट्रेंड है, मैक्सिमम क्वेश्चन भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, जब हमारा भारत में जानते हैं हम लोग जो आजाद हुए, किससे आजाद हुए थे, 1947 में अंग्रेज से हुए थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो यूरोप का रहने वाले थे। तो हमारे देश में भारत का यूरोपियन का आगमन कैसे हुआ, कैसे हमारे देश पर राजनीतिक सत्ता को हथिया लेता है दोस्तों, कैसे हमारे देश को चुंगल में फंसाता है, आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे कमजोर करता है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कैसे कमजोर करता है, मुझे एक एक बात को समझना होगा। इसके बाद उत्तरकालीन मुगल वंश, जब वो क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद हमारा उत्तरकालीन मुगल वंश होता है। और जब मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाता है, तो मुगल वंश
एकदम खत्म हो जाती है। इसके बाद हमारा पूरा कहीं ना कहीं अंग्रेजों का शासन व्यवस्था लागू होता है। इसमें मराठा साम्राज्य, जो महाराष्ट्र की बात करते हैं उसे मराठा साम्राज्य था, किस तरह अंग्रेजों के साथ ये युद्ध करते हैं और कितना फिर अंतिम कहीं ना कहीं जाके ये मराठा साम्राज्य को भी खत्म करता है अंग्रेजों। सिख आंदोलन होता है, अंग्रेजों के विरुद्ध होता है दोस्तों, इसके बारे में भी अध्ययन करूंगा। इसके बाद धीरे धीरे हमारे बंगाल में गवर्नर होता है, जनरल गवर्नर होता है, फिर भारत का जनरल गवर्नर होता है, वायसराय होता है, इसमें क्या परिवर्तन होता है सारी बात करेंगे। कौन सा वायसराय के अंतर्गत कौन सा कार्य हुआ, कौन सा अच्छी कार्य हुआ, कौन सा बुरा कार्य हुआ था, एक एक करके अध्ययन करेंगे। फिर 1857 की क्रांति होता है, जिसकी भारत की कहता है भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति 1857 की क्रांति होता है। यहीं पे 1857 की क्रांति के बाद ही हमारे भारत में से गवर्नर जनरल का पद को हटकर वायसराय के पद को माना जाता है, बनाया जाता है और हमारे भारत में कंपनी शासन का अंत हो जाती है और वहाँ से हम डायरेक्ट ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था होता है वहाँ से कंट्रोल हो जाती है दोस्तों। इस बार सामाजिक सुधार आंदोलन होता है भारतीयों के द्वारा, कुछ इसमें अंग्रेज लोग भी इसमें सहयोग करते हैं दोस्तों। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में और ये कहा जाता है कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता में इसका अहम योगदान था दोस्तों। तो सारी बात करेंगे क्या होता है, इसका भी लंबा टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में देखेंगे तो भारतीय का है तो सभी टॉपिक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, हमको काफी डिस्कशन करना है। आप खाली वीडियो को देखते रहिए, रेगुलर देखिए और पूरा देखिए, तभी जाके इस वीडियो का आपको फायदा होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा दोस्तों। मैं आप लोग के लिए मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत कीजिए। फिर गांधी युग की शुरुआत करेंगे, जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौट के आते हैं और एक साल के बाद भ्रमण करते हैं, पूरे एक साल भ्रमण करते हैं और क्या होते हैं, धीरे धीरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग ले लेते हैं और अंततः इनके ही सहयोग से, इनके ही नेतृत्व से, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनके ही नेतृत्व में भारत में आंदोलन किया गया था और अंततः अंग्रेज को भागना पड़ा था दोस्तों। इसके बाद 1937 में चुनाव हुआ था, कौन सा पार्टी भाग लिया था, कौन सा पार्टी कितना को सीट मिला था, क्या इसका प्रोसेसिंग था, सारी बात करेंगे। फिर अंततः भारत की स्वतंत्रता 1947 में मिलता है, जो कि कहीं न कहीं आधुनिक भारत के इतिहास के ही अंतर्गत आता है दोस्तों। मैंने ये ब्रीफ में तो नहीं, शॉर्टकट में पूरा का पूरा मैंने इसके बारे में बताया, आप लोग भी समझे होंगे। इस वीडियो का, इस पूरे का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको उतारिए, कॉपी में लिखिए, नोट डाउन, मैंने बहुत कुछ बोला हूँ, फिर एक एक करके बताएंगे और रिवीजन कीजिए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों से काफ़ी इसका बेनिफिट मिलेगा। हम जस्ट ही बहुत ही जल्दी दूसरा वीडियो लाऊंगा जिस पर होगा मेरा कालखंड के हिसाब से पूरे इतिहास को बांटूंगा, कौन सा वंश कब से कब, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से भी कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों। तो हम इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, हम जल्द ही मैं वीडियो लाऊंगा कालखंड के आधार पे और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और फिर मैं कह रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, मैं आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। थैंक यू वेरी मच।